अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सूरत हाल नहायत संगीन थी। मेरे साथ मजीद 30 आदमियों की जिंदगियां दाव पर लगी। मैंने एक नज़र फिर मीटर को देखा और हथौड़ा सर से बुलंद करते हुए दिल ही दिल में कहा, आर या पार। सिर्फ 10 मिनट पहले मैं ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। फॉक्स ने मेरे केबिन के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर डाली। मैं गहरी नींद से जागा तो चंद लम्हे सूरत हाल को समझ ही न सका। कमरा यूं हिल रहा था जैसे जलजला आया हो। मैंने केबिन के पोर्ट होल से बाहर देखा। तारीकी में समुंदर से उठने वाली दो पेकर लहरें 18,000 टन वजनी और 312 फीट लंबे खलीज के मौजूद पैकर से टकरा रही। तूफान जोरों पर था। यूसुफ, बाहर से किसी ने चिल्ला कर कहा, जल्दी इंजन रूम में पहुंचो, इमरजेंसी है। इमरजेंसी का लफ्ज सुनकर मैं चाबी भरे खिलौने की तरह हरकत में आ गया। तूफान और इमरजेंसी को कोसने का कोई फायदा नहीं था, जिन्होंने मेरे ख्वाब शीरी में खलल डाला। यूसुफ, बाहर से फिर कोई चिल्लाया। शायद इस बार कप्तान नायब मास खुद ही चलाया। वो सेकंड ऑफिसर था और मैं थर्ड ऑफिसर। आ रहा हूँ, कपड़े तो पहन लूं, मैंने जवाबन कहा। तूफान की गरज के बायस चिल्ला कर बात करना पड़ रही। बुरी तरह डोलते केबिन में बमुश्किल मैंने जिस्म पर वर्दी चढ़ाई। दरवाजा खोला, सामने मास खड़ा था। इसने घुर्रा कर कहा, अगर खलीज डूब गया तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने कुछ पहन रखा है या नहीं? फौरन इंजन रूम में पहुंचो, वहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। मुझे फर्क पड़ेगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कम से कम मैं आबी मखलूक के सामने बेलिबास जाना पसंद नहीं करूंगा। माज हुसैन इराकी था और इस कहत से मिजाज सद्दाम हुसैन से कुछ ही बेहतर थी। लिहाजा मेरे जुमरे पर वो मुझे गलत नजरों से घूरता हुआ चला गया। मैं इंजन रूम की तरफ भागा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इंजन रूम इंजीनियर को सोते से उठाकर बुलाया गया था? अभी 2 घंटे पहले ही मैं आकर सोया था। मैंने महसूस किया कि जहाज रुक गया था। इंजन रूम में मेरा नायब शाम बदहवास सा था। इसने मुझे देखते ही चिल्ला कर कहा, सर, बॉयलर नंबर 4 के तमाम वाल्व जाम हो गए हैं और प्रेशर बढ़ रहा है। वाल्व कैसे जाम हो गए? मैंने खफगी से कहा, क्या इन्हें रवानगी के वक्त चेक नहीं किया गया था? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी सर। अभी जब इंजन बंद करने के बाद दूसरे बॉयलर के सेफ्टी वाल्व खोले गए तो पता चला कि नंबर 4 का सेफ्टी वाल्व जाम है। बाकी वाल्व चेक किए गए तो वो भी जाम निकले। मेरे खुदा, मैंने बॉयलर नंबर 4 प्रेशर मीटर को देखा, जिसकी सुई की रफ्तार खतरे की सुर्ख निशान की तरफ बढ़ रही। बॉयलर को अगरचे हरारत की फराहमी बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके अंदर खौलता हुआ पानी मौजूद था जो मुसलसल भाप बना रहा था। बहरी जहाज का इंजन आम इंजनों से खासा मुख्तलिफ होता है, अगरचे ये भी इसी उसूल पर काम करता है जिस पर कार या ट्रक का इंजन काम करता है, यानी दबाव और खला की कुव्वत को बरोए कार लाते हुए पिस्टन को मुतहरिक करना। मगर साइज और दीगर मामलात में ये आम इंजनों से कतई मुख्तलिफ होता है। इसे ना तो फौरी तौर पर चलाया जा सकता है और ना ही फौरी तौर पर रोका जा सकता है। ये दोनों काम मरहलावार किए जाते हैं। अब मुझे सूरत हाल के संगीने का अंदाजा हुआ। आम हालात में सिर्फ इंजीनियर ही इंजन बंद कर सकता है। इसके अदम मौजूदगी में कोई भी फर्द बशमुल कप्तान के इंजन बंद करवाने का मजाज नहीं होता। लेकिन बॉयलर नंबर 4 ने जो खतरनाक हालात पैदा कर दिए थे, इसमें कप्तान ने अपने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल कर इंजन बंद करवा दिया, जो कि एक फाश गलती थी। इंजन चलते रहने की सूरत में कुछ न कुछ प्रेशर खारिज होता रहता। इंजन बंद होते ही खारिज होने वाला प्रेशर भी बॉयलर में जमा हो रहा था। अगर सेफ्टी वाल्व किसी वजह से काम न कर रहा होता तो इसे फनी खराबी करार दिया जा सकता था। लेकिन सारे वाल्व बैक वक्त कैसे जाम हो सकते हैं? ये किसी इंसान का कारनामा था। मेरे जहन में एक ही फर्द का नाम आ रहा था जिसे हम 12 घंटे पहले बम्बई छोड़कर आए थे। इंजन रूम के अमले के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सिर्फ इंजन रूम ही नहीं बल्कि पूरा जहाज खतरे में। ये जगह चौथे लेवल पर बहरी जहाज के पेंदे के बिल्कुल पास थी। अगर बॉयलर फट जाता और इससे जहाज की चादर में कुछ गाव पड़ जाता तो इस तूफानी मौसम में खलीज को डूबने में 2 घंटे भी न लगते। जहाज पर सामान अपनी पूरी गुंजाइश के मुताबिक लदा हुआ था। मैंने बॉयलर अटेंडेंट गुप्ता से कहा, बड़ा रेंज पाना लाओ। गुप्ता ने फुर्ती से रेंज पाना मुझे थमाया। मैंने एक वाल्व के नट में पाना फंसाकर इसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन इसने जरा भी जंबिश नहीं की। आम हालात में यही वाल्व आराम से खुल जाता था। मैंने अगली बार पूरी ताकत सर्फ कर दी। एक जमाने में मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ा था और मैंने जिम्नाजियम में खासी जान मारी। बॉडी बिल्डिंग थोड़ी मुद्दत हो चुकी थी। वो पहले जैसी बात तो नहीं रही थी, लेकिन जोर आजमाई में कोई आम फर्द मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बार भी वाल्व ने हरकत नहीं। मुझे हैरत होने लगी कि आखिर ये कितनी सख्ती से बंद किया था जो खुल ही नहीं रहा है। प्रेशर मीटर की सुई खतरे के सिर्फ निशान तक आ पहुंची थी और इंजन रूम का अमला खौफजदा होकर बॉयलर से दूर हट गया। दूसरे बॉयलर के आर्टरेज वाल्व खोल दो, मैंने चिल्लाकर कहा। अमला भाग भागकर बॉयलर्स के आर्टरेज वाल्व खोलने लगा। सनसनाती भाप पाइपों के जरिए बहरी जहाज के चिमनी से खारिज होने लगी। यकीनन इस वक्त चिमनी के दहाने से भाप के गहरे बादल उठ रहे होंगे। बॉयलर नंबर 4 के तमाम वाल्व जाम होने से जो धमाका खेज सूरत हाल पैदा हो गई थी,
اس کا تقاضا تھا کہ باقی بوائلرز کا پریشر خارج کر دیا جائے تاکہ بوائلر نمبر 4 پھٹنے سے بوائلرز متاثر نہ ہو۔ میں نے میٹر کی طرف دیکھا، ذرا سی دیر میں سوئی خطرے کے نشان کے حد سے خاصی آگے جا چکی تھی۔ ایک لمحے کو تو میرے ذہن میں آیا کہ انجن چلانے کا حکم دوں، لیکن فوراً ہی میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ انجن چلانے سے بوائلر کا پریشر استعمال ہونے لگتا، لیکن پسٹن کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی جب بوائلر نمبر 4 کو مزید حرارت ملتی اور وہ زیادہ بھاپ بنانے لگتا تو عین ممکن تھا کہ بوائلر فوراً پھٹ جاتا۔ نہیں، اب انجن چلانے کا وقت نہیں رہا تھا، ہمیں بوائلر کا دباؤ اور صورت میں خارج کرنا تھا۔ سوئی خطرے کی حد میں نصف فاصلہ طے کر چکی تھی، بوائلر کسی لمحے بھی پھٹ سکتا تھا۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں سر پر پیر رکھ کر انجن روم سے نکل بھاگوں، مگر بوائلر پھٹنے کی صورت میں جہاز ڈوبنے کا 90% امکان تھا۔ باہر جس قسم کا طوفان جاری تھا، اس میں لائف بوٹس بھی ہماری جان بچانے میں زیادہ مددگار ثابت نہ ہوتے۔ صاحب بھاگو، گپتا چلایا، بوائلر پھٹنے والا ہے، ہتھوڑا لاؤ، میں نے دھاڑ کر کہا۔ میں نے جھک کر بغور دیکھا تھا، مجھے اپنے شعبے کی تصدیق ہوتی محسوس ہوئی۔ وال کو کنارے سے کوئی سیاہ سی میلی سی شے جھانک رہی تھی، یہ اس خبیث کا کام تھا، اس نے ممبئی میں جہاز سے اترنے سے پہلے یہ حرکت کی تھی۔ یہ اسے یقین ہوگا جب تک ہم اس کی حرکت سے آگاہ ہوں گے، جہاز کھلے سمندر میں خاصا آگے نکل چکا ہوگا۔ جب بوائلر پھٹے گا اور تباہی پھیلے گی، جہاز غرقاب ہو جائے گا اور کوئی اس کی حرکت کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ بلا شبہ اس کے پاس شیطانی ذہانت تھی، جس کی مدد سے اس نے شیطانی قسم کا یہ منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا تھا۔ اسے 31 آدمی کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اسی قسم کا آدمی۔ صاحب ہتھوڑا، گپتا نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے ہتھوڑا دی۔ ابھی بھی وقت ہے صاحب، گپتا چپ رہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ رینج پانا میں پہلے آرٹریز وال میں پھنسا چکا تھا۔ میں نے ہتھوڑا سر سے بلند کیا اور اسے پانے پر دے مارا۔ وہ ذرا سا لرزا لیکن جھکا نہیں۔ مطلع بازی میں ایک خطرہ تھا کہ نشانہ چوک جائے اور کچھ دیر کا پھٹتا بوائلر فوراً ہی پھٹ جائے۔ میں نے ہتھوڑا پھر بلند کیا۔ بھاگ چلیں صاحب، گپتا گھڑگھڑایا۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر زیادہ قوت سے ہتھوڑا پانے کے سرے پر مارا۔ اس دفعہ رینج پانا لرزنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جھکا بھی تھا۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ وال میں ڈالا گیا سولوشن اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے تیسرا وار کیا۔ پانا لرزا، تھوڑا سا جھکا، پھر ضرب کی قوت نے اسے اچھالا۔ وہ تیر کی طرح میرے سر کے پاس سے گزرا تھا۔ میں بال بچا تھا۔ اگر پانا میرے سر پر لگ جاتا تو میرے سر کے کئی ٹکڑے ہو جاتے اور میں فوراً ہی راہی ملک عدم ہو جاتا۔ رینج پانا دیوار کے ساتھ گزرتے پائپوں کے نیچے جا گرا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔